एसेट साइड के अंदर टोटल दो हेडिंग्स हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाए कि हेडिंग और सब हेडिंग बतानी है और आपको इतना आइडिया लग पा रहा है कि ये आइटम एसेट की है, तो या तो हेडिंग में आप लिख करके आओगे नॉन करंट असेट, अब चेयर साइड कर लीजिए आपने काफी है ना, पीछे निकल कर, या तो हेडिंग में लिख करके आएंगे आप नॉन करंट असेट, या फिर आप हेडिंग में लिख करके आएंगे करंट असेट। तो हेडिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अब सब हेडिंग पे बात कर रहे हैं, सब हेडिंग पे बात कर रहे हैं कि नॉन करंट असेट के अंदर कितनी हेडिंग है और करंट असेट के अंदर कितनी हेडिंग है। पहले आते हैं जी नॉन करंट असेट के अंदर। नॉन करंट असेट के अंदर सर ए से लेके ई तक टोटल 5 सब हेडिंग बनाई हुई है। ए से लेकर के ई तक टोटल 5 सब हेडिंग है जी। पहली सब हेडिंग फिक्स्ड असेट्स, जो लॉन्ग टर्म असेट्स होती है जैसे कि बिल्डिंग मशीनरी, वो फिक्स्ड असेट्स के अंदर आएंगी सर। बी पॉइंट पर आते हैं, पहले अगले पेज पर आगे थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वर्ड का मीनिंग कौन बताएगा जी, बताइए। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना फॉर फ्यूचर इस चीज में प्रॉफिट पैसे के लिए। लगाना। सर मशीन में पैसे लगाए हैं मैंने, बिल्डिंग में पैसे लगाए हैं मैंने। जैसे हमें प्रॉफिट हो नहीं, पैसा तो ऑब्वियसली जहां भी लगाएंगे वो हम प्रॉफिट के लिए लगाएंगे, वो तो हर बात है। तो मान लीजिए मैं एम्प्लॉय को सैलरी भी दे रहा हूँ तो वो प्रॉफिट होगा, मुझे काम करेगा मेरे लिए वो, एक बात है कि नहीं। हमें कुछ मिलेगा नहीं वही कह रहा हूँ मैं, मान लो मशीन खरीदी मैंने, मशीन इसलिए खरीदी कि आगे गुड्स बनेंगे और मुझे प्रॉफिट होगा, तो मशीन खरीदना इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखूं कि मशीनरी अकाउंट लिखूं और क्यों बताएं, मशीन क्यों इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? क्योंकि वो डेली ऑपरेशन में काम है। क्योंकि जब हम एसेट खरीदते हैं तो हमेशा एसेट करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट का नाम कब आता है? जब हम लॉन्ग टर्म के लिए जो होती है, मशीन भी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। सर जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पैसा लगाते हैं, ये है जी करेक्ट आंसर। इन्वेस्टमेंट वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम पैसा लगाते हैं अपने बिजनेस से बाहर। मशीन खरीद रहा हूं तो मशीन में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, लेकिन वो इनसाइड द बिजनेस है, तो मैं मशीनरी नाम को ओपन करूंगा, इन्वेस्टमेंट नहीं। बिजनेस के लिए मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन वो विद इन द बिजनेस है, मैं बिल्डिंग अकाउंट खोलूंगा, इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर मैंने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जो बिजनेस के लिए नहीं खरीदी, रेट बढ़ जाएंगे तो बेचूंगा, तो मैं इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग इस नाम से रिकॉर्ड करूंगा, तब बिल्डिंग नहीं लिखूंगा। समझ पा रहे हैं ये बात? तो इन्वेस्टमेंट वर्ड तब लिखते हैं हम जब बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करते हैं। एक कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे तो वो इन्वेस्टमेंट नाम से रिकॉर्ड करेगी। मतलब फ्लिपकार्ट कंपनी की बैलेंस शीट की एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट इन मिंत्रा नाम से एसेट, आउट ऑफ द कंपनी उसने कहीं इन्वेस्ट करा पैसा। समझ आ रही है बात? तो इन्वेस्टमेंट वर्ड का मतलब यही हुआ कि हम आउट ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बार दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट खरीदी मान लीजिए 1 जुलाई 2021 को हमारे जो ओनर है उसने, अब जब 31 मार्च 2022 तो बैलेंस शीट की डेट का टाइम आ गया, तो हमने करना क्या है सर, अपने बॉस के पास जाना है, सर आप जो इन्वेस्टमेंट खरीदी है इसे कब बेचोगे, आपने ये पूछना, हम अकाउंटेंट ने बॉस से ये पूछना। अगर वो कहता है कि 4-6 महीने में 8 महीने में बेच दूंगा, तो मैं इस इन्वेस्टमेंट को करंट असेट्स के अंदर लिखूंगा। अगर वो कहता है कि नहीं मैं तो लंबे टाइम के लिए खरीदी है, मैं साल के बाद बेचूंगा, तो मैं इस इन्वेस्टमेंट को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर लिखूंगा। सिंपल। तो सर हमें मतलब हर साल 31 मार्च को जाना है? हाँ जी, हर साल 31 मार्च को जाना है। हर साल 31 मार्च को मान लीजिए हमारी कंपनी ने टोटल 15 इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो हमें 15 के 15 आइटम के आगे बेसिकली क्वेश्चनेयर बनता है इसका, जो अकाउंटेंट ऑफिशियली बॉस से पूछता है। उसमें आगे ऑप्शन दिए होते हैं कि हाँ किस पीरियड के अंदर आपको बेचना है। पहला कॉलम अप टू 12 मंथ और आफ्टर 12 मंथ। तो हमारा जो बॉस है, जो मैनेजर है, जिसके हाथ में सारा काम है, वो टिक मार्क लगाता है उस अकॉर्डिंगली।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। इन्वेस्टमेंट वर्थ में हमने ये सीखा कि हम बॉस के पास जाएंगे और वो कहता है कि विद इन 12 मंथ्स अगर हमें बेच देनी है तो हम उसे करंट असेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे, और उसका अगर ये एस्टिमेट है कि सर हम 12 महीने के बाद बेचेंगे तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखेंगे। ठीक, अब ये क्वेश्चन का आंसर सुने। समझिए इन्वेस्टमेंट टोटल है 4 और इन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म और ये शॉर्ट टर्म। इसको विद इन 12 मंथ्स बेच देंगे, विद इन 12 मंथ के बाद। ये क्वेश्चन हमने 31 मार्च को करना है, परचेज के टाइम नहीं करना, क्योंकि तभी काम पड़ेगा हमारा। ठीक बात है। अच्छा, तो हमने इसको लिख दिया सर करंट असेट के अंदर, इसे नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट। अब सर हमारे बॉस ने इसको लिखवा दिया नॉन करंट असेट के अंदर, तो क्या उसके हाथ बंद गए कि इसको बेच नहीं सकता वो विद इन 12 मंथ्स? ऐसा नहीं। मतलब कोई एसेट अगर एमसीए के अंदर लिखवा दी उसने और बाई चांस 6 महीने बाद अच्छे रेट बढ़ गए इसके, तो वो बेच सकता। एक रफ एस्टीमेट से ही लिखा जाता, इसमें कोई रूल नहीं टूट रहा। क्योंकि सोच के देखो ना, इससे लॉस थोड़ी ना हो रहा है किसी को। मैं मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने इस इन्वेस्टमेंट को एनसीए के अंदर देखा था पहले, और विद इन 12 मंथ्स में बेच दिया, तो मेरा कोई लॉस नहीं हो गया, कोई पैसा मर नहीं गया। इन्वेस्टमेंट वही है, उसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, जो 6 महीने बेचे या 6 साल में बेचे। समझ पा रहे हैं आप? हमने क्या चीज़ सीखी कि सर जो चीज़ एनसीए होती है वो हमारा काम तो है कि कंफर्म करना है कि कब बेचना है उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके हाथ बन जाते हैं, वो चाहे तो बेच सकता। इनफैक्ट जो उसने शॉर्ट टर्म में लिखवाई हुई है, बाई चांस उसके रेट बहुत गिर गए और वो कहता है कि नहीं जब रेट बढ़ेंगे तब बेचेंगे, तो उसने नहीं बेची 12 महीने के अंदर, ये भी हो सकता। अगेन हम सेम आइटम फिर 31 मार्च को दोबारा पूछने जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो इन्वेस्टमेंट वाली जो सब हेडिंग है ये हमारी नॉन करंट असेट के अंदर भी है और करंट असेट्स के अंदर भी। एग्जांपल लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के आगे, एग्जांपल लिखा हुआ है शेयर्स इन अनदर कंपनी हेल्ड फॉर लॉन्ग, तो ऊपर लिखा हुआ है 172 पेज पर, शेयर्स इन अनदर कंपनी हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। एग्जांपल दिया हुआ है जी। सी पॉइंट अभी पढ़ा नहीं है जी, डी पॉइंट पर आते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। सर ये लोन एसेट साइड में क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। लोन हमने दिया, लोन अगर हम देते हैं किसी को तो हमारे लिए एसेट होता है ना। यस सर। और लोन हमने किसी को दिया है और इतने टाइम के लिए दिया है जो 12 महीने से ऊपर है, तो वो लॉन्ग टर्म लोन एडवांस इस वाली हेडिंग के अंदर है, इस वाली सब। ठीक है, सब हेडिंग ये है, हेडिंग तो करंट एसेट है, इस सब हेडिंग। loan taken, loan given up to 12 months, after 12 months, ये भी up to 12 months, after 12 months। फटाफट से मुझे बताइए जिसकी हेडिंग और इसकी सब हेडिंग। आंसर क्यों नहीं आ रहे थे? बोलो। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म क्या? सारे नालायक बैठे हैं यहाँ पे, कोई रिवाइज नहीं करता घर जा करके, एक ही इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ करके चले जाते हैं। सर आपका कुछ नहीं लेके जाएंगे हम ना नॉलेज। शॉर्ट टर्म बोरिंग, सर हेडिंग करंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी, एक बच्चे ने बोला करंट लायबिलिटी बताओ। लोन लिया अप टू 12 मंथ्स, शॉर्ट टर्म, हेडिंग में तो करंट लायबिलिटी है ना। सब हेडिंग के अंदर क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। हेडिंग बताइए फटाफट से। नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी। सब हेडिंग बताइए। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हेडिंग बताइए। करंट, नॉन करंट, हाँ सही, करंट असेट्स। अप टू 12 मंथ पहले वाला आ गया। सब हेडिंग करंट इन्वेस्टमेंट। आफ्टर 12 मंथ्स हेडिंग बताइए। नॉन करंट, नॉन करंट असेट। सब हेडिंग बताइए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितना आसान है। तो लोन एक ही वर्ड 4-4 जगह भी आ सकता है। लोन लिया या लोन दिया। लोन लिया तो कितने टाइम के लिए लिया, लोन दिया तो कितना टाइम के लिए दिया। सर हमने लोन लिया तो हमने इसको इन्वेस्टमेंट में काउंट हो रहा है। सर लोन अगर हमने किसी को दिया है तो इन्वेस्टमेंट में काउंट क्यों नहीं हुआ? देखिए इन्वेस्टमेंट और लोन देने में देखो फर्क है। इन्वेस्टमेंट इंडिकेट करता है कि हम कोई चीज परचेज करते हैं ताकि वो उसका रेट ग्रो हो,
इन्वेस्टमेंट वर्ड जो है वो इस वर्ड के लिए ऐसे ऐसे नेचर की ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाई देखा जाए तो फिक्स्ड एसेट जो एनसीए है वो हर आइटम इन्वेस्टमेंट ही है। बिल्डिंग खरीद रहा हूं मैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूं पैसा, सर मैं उसके अंदर बिजनेस भी करूंगा, उसके रेट भी बढ़ेंगे। देखा जाए हर चीज इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम नेचर के हिसाब से सबको सेपरेट कर रहे हैं, सबको अलग अलग कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट वर्ड हम वहां यूज कर रहे हैं जहां हम कोई चीज बाय कर रहे हैं ताकि उसके रेट बढ़े या उसे रेवेन्यू इनकम प्रॉफिट जनरेट। ठीक बात है। लोन से जो है वो हमारा रेट नहीं बढ़ता, बस इंटरेस्ट की इनकम होती है, रेवेन्यू इनकम होती है। हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है उसमें लोन देने में। क्लियर हो गई बात? ध्यान रहेगा जी। अच्छा सर, लोन के साथ साथ एक और वर्ड लगा रखा है इन्होंने, एडवांस। ये समझ नहीं आ रहा क्यों लगा रखा है। सर एडवांस वर्ड क्या समझ में आ रहा है? जिस एडवांस वर्ड पढ़ते क्या क्लियर करता माइंड में कि सर मैंने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया, मतलब मैं उस सामने वाले से कोई सर्विस या कोई गुड्स लेने वाला हूँ, कुछ मशीन लेने वाला हूँ, मतलब कुछ भी चीज़ सामने वाले से लेने वाला हूँ और मैं उसको एडवांस में पैसे दे दिए। समझ पा रहे हैं? एडवांस वर्ड तभी इस्तेमाल करते हैं। और जो मैंने एडवांस में पैसे दिए हैं ना, उसके बदले में काम मिलेगा या उसके बदले में जो भी आइटम मिलेगी या पैसा रिफंड मिलेगा वो 12 महीने के बाद मिलेगा। तभी लॉन्ग टर्म में जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की जो हेडिंग है, तो ये पक्की बात है सर, ये जो मुझे पैसा मिलने वाला है इसके बदले में जो भी सामान मिलने वाला वो आफ्टर 12 मंथ्स मिलने वाला, वरना करंट एसेट के अंदर आता है। करंट एसेट में भी ऐसा शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस मान जोड़ेंगे तो सर जो पैसे मिलने वाले हैं वो 12 महीने के बाद मिलेंगे। सर ऐसा कौन सा पैसा हो सकता है जो मैं किसी को एडवांस में दूं? सर मैं गुड्स के लिए एडवांस देता हूं, अगर 2-4 महीने में गुड्स बना के मिल जाएंगे मेरे को, वो तो लॉन्ग टर्म नहीं हुआ। तो मान लीजिए कोई मशीन मैं पसंद करने के लिए गया, सामने वाला कह रहा है ऐसी मशीन हमारे पास है नहीं, आप ऑर्डर दोगे, एडवांस दोगे तो बना देंगे आपके लिए, तो 2-4-6 महीने में मशीन बना देगा, तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। ऐसा कौन सा एडवांस पैसा होता है जो हम देते हैं सामने वाले को और बहुत टाइम बाद पैसा वापस मिलता है? एग्जांपल सुनिए इसका, सिक्योरिटी डिपॉजिट। मान लीजिए मैं रेंट पर कोई बिजनेस करने के लिए रेंट पर कोई बिल्डिंग ली है, तो जो लैंडलॉर्ड है वो हर महीने तो रेंट लेगा ही लेगा, वो पहले दिन सिक्योरिटी का पैसा लेगा। अगर किसी ने रेंट पर कोई जगह ली हो या दी हो तो उसको आइडिया होगा थोड़ा सा। जनरली 1 महीने का या 2 महीने का रेंट, मान लीजिए मैं कोई जगह ले रहा हूँ 10,000 का महीना रेंट पर, तो उनसे एडवांस में 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लेगा अलग से एज अ सिक्योरिटी। उस पर का पर्पस ये होता है कि जब मैं खाली करने के टाइम मैंने मेरा किराया दिया खाली कर लिया, या मैं खाली करके चला गया, बिजली का बिल नहीं भरा, उसके बाद आ रहा है वो पानी का बिल नहीं भरा, कहीं टूट फूट हो रही है प्रॉपर्टी के अंदर, उसकी रिपेयरिंग करानी है, एज अ सिक्योरिटी वो पैसा रख लेता है, वो रिफंडेबल होता है, वो पैसा रिफंडेबल होता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा मुझे बताइए, मैं एसेट्स में एडवांस लिख रहा हूँ तो मैं लैंडलॉर्ड हूँ कि टेनेंट हूँ? नालायक हूँ आप। सर टेनेंट। लैंडलॉर्ड के लिए वो पैसा लायबिलिटी नहीं है। लैंडलॉर्ड एडवांस में पैसा ले लेगा और वापस करना है उसको, तो लायबिलिटी नहीं होगी उसके लिए। एडवांस देना, एडवांस दिया वही तो आएगा इसमें। अभी तुमने स्टोरी सुनाई थी, एडवांस दिया मशीन के लिए, एडवांस दिया गुड्स के लिए, तभी लैंडलॉर्ड कह रहे हो। इस क्वेश्चन में हम टेनेंट के अकाउंटेंट हैं। जो कंपनी खोली है हमने वो किराए की जगह पर खोली है, जो हमारी कंपनी है वो किराए पर चल रही है और हमारी कंपनी ने सिक्योरिटी का पैसा दिया है, एज अ सिक्योरिटी पैसा दिया है, एडवांस दिया है लैंडलॉर्ड को। वो पैसा मिलेगा जब हम कंपनी यहाँ से खाली करेंगे, 3 साल 10 साल जब भी खाली करेंगे तब पैसा वापस मिलेगा वो। तो हमने एडवांस दे रखा है, हमारे लिए एसेट है। समझ पा रहे हैं बात? तो हमने एडवांस पैसा दिया है किसी को, ये तो रेंट का एग्जांपल हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी का जब कनेक्शन लगवाते हैं तो उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट जाता है लगभग 5,000 रुपए के आसपास। वो भी इसलिए जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में है वो पोस्ट पेड का है, कि पूरे महीने में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करो उसके बाद बिल भरो। और बिल हमने नहीं भरा टाइम पर तो ऐसा नहीं कि उसी दिन काट देते हैं बिजली, हमें रिलैक्सेशन मिलती है, टाइम पेड मिलता है। तो मान लीजिए 2-3 महीने हमने, मान लीजिए हमें कोई जगह खाली करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेंगे ही नहीं हम तो वैसे ही जाना है, यहाँ से काटना काट लो। तो ऐसे में काफी लोग जो है वो बिल नहीं भरते और गायब हो सकते हैं, इसलिए एज अ सिक्योरिटी पहले पैसा ले लिया जाता है। तो मान लीजिए मैं कनेक्शन कटवाने के लिए अगर जाऊंगा तो मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को मैंने एडवांस डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है, तो एडवांस में दे रखा है, मेरे लिए एसेट है। और मोर देन 12 मंथ्स के बाद ही पैसा वापस मिलेगा जब कंपनी खाली करेगी, तो वो भी एडवांसेस के अंदर आएगा, इसी हेडिंग के अंदर आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस।
टेलीफोन कनेक्शन जो लैंडलाइन का पहले हुआ करता था उसमें भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती थी, क्योंकि उसमें पोस्टपेड का कनेक्शन है, आप पॉज वगैरह करोगे उसके बाद बिल आएगा, उसमें भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जाती थी, तो वो भी रिफंडेबल पैसा है। जो भी पोस्टपेड का कनेक्शन लेते हैं मोबाइल के लिए उसमें 250 रुपीज़ की सिक्योरिटी जाती है, वो भी रिफंडेबल होती है जब कनेक्शन हटवाते हैं। क्लियर हो गई जी बात? एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसके अंदर, पॉइंट नंबर डी के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन एग्जांपल है, हमने लोन दिया किसी को तो वो भी यहीं आएगा। बढ़िए जी आगे। पॉइंट नंबर ई पर आ गए जी हम, अदर नॉन करंट असेट। अदर ये एक्सेट्रा वाला पॉइंट है, मतलब ए बी सी डी इन चारों में तो हमने मेन हेडिंग लिख दी कि फिक्स्ड एसेट होंगी, इन्वेस्टमेंट होंगी और डेफर्ड टैक्स बताऊंगा क्या चीज है, और लोन दिया हुआ होगा। मेन ये चार ही हो सकती है लॉन्ग टर्म वाली एसेट। अगर फिर भी कोई एसेट ऐसी बच गई जो लॉन्ग टर्म की है वो यहाँ लिख देंगे, एक्सेट्रा वाला पॉइंट है, अदर्स वाला पॉइंट। मतलब कोई भी आइटम से मुझे दिखी, पहले ये पता लगाना है कि एसेट है कि लायबिलिटी है। अगर एसेट है तो ये पता लगाना है कि बिलो 12 मंथ्स या अबव 12 मंथ्स। अगर अबव 12 मंथ्स है तो मुझे ए बी सी डी ये चारों के चारों पे चेक करना है कि इनमें से आएगा कि नहीं आएगा। अगर ए बी सी डी चारों में नहीं आएगा तो उसे ई में लिख करके आना। एग्जांपल दे रखे हैं जी, बी आर डेटर्स लेकिन 12 महीने से ऊपर है। जनरली सर ऐसा नहीं होता कि हम गुड्स जब बेचते हैं ना तो जनरली 2, 4, 6 महीने में पैसे आ जाते हैं जनरली। लेकिन सपोज कोई एक ऐसा है कि हमने सामान बेचा है और डेटर इस कंडीशन में लेके जा रहा है कि मैं सामान आपसे खरीद रहा हूँ लेकिन पैसे मैं इसके 13 महीने 14 महीने बाद दूंगा। अगर वो ऐसा कह रहा है और हमें बताया गया स्पेशली तो उसको लॉन्ग टर्म वाले इस वाले में लिख देंगे, नॉन करंट एसेट। ऐसा जब क्वेश्चन में अगर सिर्फ डेटर लिखा हो तो यही प्रेज्यूम करेंगे 2-3 महीने पैसे मिल जाएंगे और उसे करंट एसेट्स में लिखेंगे। एक्सेप्शनल केस है ये 12 महीने से ऊपर। ऐसे एक बीआर कि जो हमें बीआर मिला है डेटर से बिल्स रिसीवेबल, उसमें टाइम लिखा हुआ है 12 महीने के बाद पैसा देगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए जी सर, 1 जुलाई 2021 को हमें बीआर मिला 15 महीने का, तो बताइए मैं इसको नॉन करंट एसेट में लिखूंगा या करंट एसेट में लिखूंगा? नॉन करंट एसेट। नालायक, करंट एसेट। बैलेंस शीट कब बना हुआ? 31 मार्च 2022 को। कितने महीने रह जाएंगे तब? कम टाइम रह जाएगा, 12 महीने से कम का। हमें सर आइटम जो है बीआर या डेटर उस टाइम परचेज करते टाइम थोड़ी चेक करना है। भाई मैं अकाउंटेंट बैठा हूँ 365 दिन काम करता हूँ, ये थोड़ा डेली में चेक कर दूंगा ये 12 महीने से ऊपर का, ये 12 महीने से कम का। मैं थोड़ा डेली चेक करता रहूंगा। मुझे बैलेंस शीट जिस दिन बनानी है मैं दिमाग उसी दिन लगाऊंगा। समझ पा रहे हो आपको? यस सर। सिर्फ बीआर 12 महीने का मिला, 15 महीने का मिला है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे चेक ही नहीं करना कि करंट है कि नॉन करंट है इस डेट पर। मुझे चेक कब करना? 31 मार्च 2022। इसमें लगभग 6 महीने रह जाएंगे। भाई 9 महीने बीत चुके हैं, 15 में से 6 महीने बचे होंगे, तो इस डेट पर मुझे इस बीआर से 6 महीने के अंदर अंदर पैसा मिल जाएगा, अप टू 12 मंथ पैसा मिल जाएगा, तो करंट एसेट। ठीक है सर, यही बीआर मुझे मिला होता 1 मार्च 2021 को, तो मैं इसको लिखता नॉन करंट एसेट। समझ में आ रही है ये बात? तो सर हमें ट्रांजैक्शन की डेट पर चेक नहीं करना है कि एनसीए है या सीए है, नॉन करंट या करंट। मुझे बैलेंस शीट की डेट पर चेक करना है एनसीए है या सीए। सॉरी 2022। हाँ बिल्कुल सही कह रहा, 22 हो जाए। फॉर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है सर? डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये क्या चीज है सर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर 11th क्लास चैप्टर 2 में सिर्फ यही चीज समझ में नहीं आई थी, बाकी समझ में आ गया था। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर के 2 टाइप, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एसेट, सिनोनिम है ये। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलो या एसेट बोलो एक ही बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंस, सिनोनिम है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलो या एक्सपेंस बोलो, एक ही बात। आप पढ़ रहे हैं इसको डेफर्ड एक्सपेंस। डेफर मतलब पोस्टपोन। तो सर हम एक्सपेंस पोस्टपोन करते हैं अगर, तो पोस्टपोन करने का मतलब ये है कि सर हम इस साल इसको एक्सपेंस नहीं मान रहे, अगले साल एक्सपेंस मानेंगे, या अगले से अगले साल एक्सपेंस मानेंगे। इसको बोलते हैं एक्सपेंस को डेफर करना, एक्सपेंस को पोस्टपोन करना। ऐसा कब किया जाता है सर? जब तो अमाउंट बहुत ज्यादा है और हमें लिटरली बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलना। परसों जैसे न्यूज में आ रहा था कि MS धोनी को किसी स्पोर्ट्स कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा है 2 साल के लिए, और उनको 200 करोड़ रुपए मिला उस एक ही पर्टिकुलर कंपनी 2 साल के लिए। उस कंपनी को प्रोडक्ट जो है वो ऐड वगैरह करेंगे, तो सर उसको पेमेंट 2 साल के लिए मिलेगी। ऐड वो 2 साल तक ही करेगा, शूटिंग वगैरह जितनी भी 2 साल तक ही करेगा, लेकिन उस शूटिंग को हम दिखा सकते हैं कई साल तक, और एक बार मार्केट में वो प्रोडक्ट चल गए तो वो कई साल तक बिक सकते हैं। अगर मैं जो पेमेंट करी हमने उसको आज 200 करोड़ रुपए की, अगर आज ही उसको मैं एक्सपेंस लिख लूंगा तो इस साल तो बहुत बड़ा लॉस दिखेगा कंपनी के अंदर। जो कंपनी के इन्वेस्टर है वो सोचेंगे कंपनी तो घाटे में जा रही है, ये तो बेकार कंपनी डूब सकती है, शेयर प्राइस डाउन हो जाएंगे। तो हमें सबका ध्यान रखना है। जिनको नहीं है डिटेल में नॉलेज बिजनेस की, अकाउंट्स की, उनका भी ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम रफ आइडिया बनाएंगे कि लगभग ये 200 करोड़ का जो हमने खर्चा करा है, हमें लगभग 5 साल तक प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे। 2 साल तो ऐड वैड करेंगे, उन 3 साल के बाद, आने 3 साल बाद हम ऐड वैड दिखाएंगे भी टीवी पर। और ऐसा नहीं कि हमने आज ऐड दिखा तो आज ही बिकेगा, वो कुछ टाइम तक बिकता रहेगा, माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट भी होगा उसके बाद। तो हमने एस्टिमेट लगा लिया सर, ये 200 करोड़ का जो खर्चा है ये हमें 5 साल तक बेनिफिट देगा। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि 40 करोड़ का खर्चा पर ईयर है। यस सर। अब ध्यान से देखेंगे, 40 करोड़ सर एक्सपेंस, और बाकी का 160 करोड़ एक्सपेंस नहीं है, इसे नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस मानना है। तो इस साल से अगले साल जाने के लिए एक ही बस मिलती है जिसका नाम बैलेंस शीट है। उस बस में सिर्फ 3 लोगों को बैठने की परमिशन है, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। एक्सपेंस को बैठना अलाउड नहीं। अब इस एक्सपेंस को क्या बना करके भेजें कि बैलेंस शीट बिठा ले इसको, एसेट बनाएंगे इसको। एसेट ही क्यों बनाएंगे? क्योंकि एसेट और एक्सपेंस दोनों का डेबिट नेचर होता है। एसेट और एक्सपेंस सिर्फ इन दोनों का डेबिट नेचर होता है, इसलिए हम इस एक्सपेंस को एसेट बना करके भेजेंगे अगले साल बैलेंस शीट में बिठा करके। 160 करोड़ ये एसेट्स के अंदर आएगा। अब डिस्कस करते हैं कि सर इसको एसेट में कहाँ बिठाऊं। भाई 11th में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर कोई कैटेगरी है नहीं, इंटरनल फॉर्मेट नहीं। 12th क्लास में दिक्कत है, कहाँ बिठाएं इसको? NCA में बिठाऊं कि CA में बिठाऊं, बताओ। इसको भी स्प्लिट करेंगे। देखो इस 160 में से 40 करोड़ तो इसी साल राइट ऑफ कर लेंगे अप टू 12 मंथ्स, तो ये CA हो गया, ये NCA हो गया। समझ पा रहे हैं आप? इस साल हमने 200 करोड़ की पेमेंट करी, इसी साल हमने इसमें से 40 करोड़ का एक्सपेंस मान लिया, बैलेंस बच गया 160 करोड़ जो हम नेक्स्ट ईयर में लेकर के जाएंगे। जब नेक्स्ट ईयर में रखेंगे हम कोई भी आइटम, तो माइंड क्या लगाना है कि कौन सी आइटम अप टू 12 मंथ रहनी है, कौन सी आइटम अबाउट 12 मंथ रहनी है। 160 में से 40 अप टू 12 मंथ रहना है, क्योंकि जब इस साल का बनाएंगे P&L तो उसमें डाल देंगे 40 करोड़, और बैलेंस 120 एक साल से ज्यादा चलना, तो ये NCA हो गया। समझ आ रही है बात? यस। तो जब इसे नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे तब उसमें मैं 120 करोड़ बैठाने हैं। कैसे बैठाऊंगा 120 में? उसमें 40 को CA और 80 को NCA। समझ पा रहे हो जी? फिर ऐसे नेक्स्ट ईयर 80 करोड़ बैठाने हैं बैलेंस शीट के अंदर, कैसे करेंगे? 40 CA और 40 NCA। अगेन जी नेक्स्ट ईयर आ गया, तो नेक्स्ट ईयर खत्म ही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? 1 2 3 4 टोटल 4 बैलेंस शीट के अंदर आना है। समझ में आ रही है बात? तो NCA के अंदर कहां बिठाएं? अब ये क्वेश्चन आता है जो पॉइंट नंबर E।
ये अदर वाला पॉइंट है ना भैया, कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है जो ए पॉइंट के अंदर रख दें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो बी पॉइंट के अंदर रख दें, टैक्स नहीं है जो सी पॉइंट के अंदर रख दें, किसी को लोन नहीं दिया जो डी पॉइंट के अंदर रख दें, ए पॉइंट ही तो बचा, अदर वाला पॉइंट बनाया हुआ है ऐसे ही। तो एग्जांपल लिखा हुआ है ये डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू डिवेंचर, जब डिवेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पर तो ह्यूज लॉस होता है हमें, उसको भी हम डेफर कर करके पोस्टपोन कर करके राइट ऑफ कर सकते हैं। अबाउट 12 मंथ्स वाला है वो इधर है, क्लियर हो गया बात। आगे सर हम एसेट साइड पर आगे करंट एसेट्स में एक पॉइंट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम, करंट इन्वेस्टमेंट वर्ड से पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि हम कहीं पैसा बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करते हैं और हमारे प्रोप्राइटर का कहना ये है कि वो अप टू 12 मंथ्स बिग देंगे हम, उसको करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर लिखेंगे। एग्जांपल लिखा हुआ है शेयर्स खरीदे हमने किसी और कंपनी के शॉर्ट टर्म के लिए। बी पॉइंट जी इन्वेंट्री, तो जो गुड्स हम बेचते हैं वो गुड्स इसके अंदर आएंगे, चर्चा करेंगे इसके डिटेल में बाद में। पॉइंट नंबर सी ट्रेड रिसीवेबल, लाइबिलिटी में भी ऐसी वर्ड था कुछ, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में कितनी आइटम आती थी? दो, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ऐसे ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो आइटम, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। सर डेटर से पैसा कुछ कम आ सकता है, कुछ पूरा देना पड़ सकता है, मतलब पूरा मिल जाएगा। क्रेडिटर्स में भी सर सेम बात है कि शायद कुछ पैसा ना देना पड़े, शायद पूरा पैसा देना पड़े। क्रेडिटर को पैसा ना देना पड़े शायद ऐसा हो सकता, तो ये प्रॉफिट होगा। प्रूडेंस हमें इसको रिकॉर्ड करने से रोकता, इससे कहीं एंट्री नहीं पड़ेगी। क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट भी मिल सकता है फ्यूचर में, क्रेडिटर को हम पेमेंट ना दें ये हो सकता है, क्रेडिटर ने हमें डिलीवरी लेट करी हम उसके पैसे मार लें हो सकता है, लेकिन जब एक्चुअल में हो जाएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, उससे पहले नहीं। प्रूडेंस ने रोका हुआ, प्रॉफिट के पीछे प्रॉफिट तो नहीं लिखना। डेटर पे आते हैं जी, डेटर को हमने सामान बेचा है, उसने हमारे पैसे नहीं दिए, ऐसा हो सकता है, या हमने उसको कैश डिस्काउंट का ऑफर दे रखा है कि अगर आप 2-3 महीने के अंदर पैसा दे दो आपको डिस्काउंट दे देंगे, और 2-3 महीने का टाइम भी बचा हुआ है, तो कुछ डेटर्स हैं जो डिस्काउंट ले लेते हैं हमसे, ये नुकसान हो सकता है हमें फ्यूचर में, इसको हम पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रूडेंस ने ऐसा सिखाया हुआ है। तो डेटर से जितना पैसा आना है, बीआर से जितना पैसा आना है, हमें जितना पैसा लग रहा है कि नहीं आ पाएगा वो पहले से ही माइनस कर देंगे प्रोविजन के नाम से। तो टोटल 3 आइटम हो गई सर इस हेडिंग के अंदर, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये प्रोविजन वाली आइटम बस ट्रेड पेबल में नहीं थी ड्यू टू प्रूडेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले भी पढ़ा है ये वर्ड, चैप्टर 9 में पढ़ा है जी इशू ऑफ शेयर्स के अंदर, जब अपने बैलेंस शीट बनाई थी करंट असेट्स के अंदर। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर सर क्लास 11 में काफी क्वेश्चंस किए हैं इसके, कि जितना डेटर्स को हमने सामान बेचा हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता कि उसमें से कुछ परसेंट पैसा मर जाता। मेरे नॉन में भी जो है बिजनेस में वो भी डिस्कस करते हैं कि देखो उधार बेचते हैं हम, और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस यही है कि 10-20% तो पैसा मरता ही मरता है। उधार बेचने का मतलब है रिस्क, क्योंकि बिना उधार बेचे बिजनेस चलता ही नहीं, हर कस्टमर उधार ही मांगता है। तो ऐसे में उधार बेच देते हैं हम, उसके बाद पैसा नहीं आता, लेकिन हम क्या होता है कि जनरली हम मतलब इतना ज़्यादा लोगों को उधार बेचते हैं, इतना प्रॉफिट आ जाता है उन लोगों से कि अगर कुछ पैसा मर भी गया तो रिकवर हो जाता है। तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर हम एक परसेंटेज बना लेते हैं। मान लीजिए लास्ट ईयर हमने टोटल 10 लाख रुपए के उधार में बेचे थे और 10,000 रुपये मरे थे, 1% के हमारे बैड डेट्स होते हैं। इस साल के एंड में जितने भी डेटर्स हैं उसको बना लिया हमने 1% का प्रोविजन। ये काम बैंकिंग में भी होता है, बस बैंकिंग में पहले से ही परसेंटेज फिक्स्ड है कि बैंक वालों ने अगर रूरल एरिया में जो लोन दिया है, अर्बन एरिया में जो लोन दिया है उसका अलग रेट होगा, पर्सनल लोन का अलग रेट होगा, गोल्ड लोन का अलग रेट होगा, होम लोन का अलग रेट होगा। प्रोविजन का रेट पहले से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, वहीं से हमें देख करके रेट लगाना होता है। बाकी जो कंपनी की बात रही, नॉर्मल कंपनी की बात रही, तो वहाँ कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि बैटर्स होते भी हैं या नहीं होते, या किस रेट से होते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर ही हम प्रोविजन बनाते हैं। जब हम ऑडिटर्स अकाउंट्स चेक करने के लिए जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि आपने प्रोविजन किस रेट से निकाला। वो कहता है 10% से निकाला, 10% कहाँ से आया, तो उसको प्रूफ देना होता है कि देखिए सर लास्ट ईयर हमारा लगभग 10% का पैसा मरा था, सर 10% प्रोविजन बनाया, तो जस्टिफाइबल रीजन होना चाहिए, तभी रिपोर्ट में मिल
प्रोविजन तो प्रोविजन मतलब ज्यादा रखने से दिक्कत क्या होगी? सर प्रोविजन ज़्यादा रखें या कम रखें, क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि हमारे हाथ में नहीं है ज़्यादा या कम रखना, और जो ऑडिटर आएगा वो डेफिनेटली चेक करेगा, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकता, जस्टिफाइबल रीज़न देना पड़ता है, एक बात। दूसरी बात ये कहती है कि अगर मान लीजिए किसी ने प्रोविजन ज़्यादा बनाया हुआ है और हम अकाउंट्स चेक करने के लिए आ रहे हैं, तो हम क्वेश्चन क्यों करें उससे? उसको दिक्कत क्या ज़्यादा बनाने में, हमको क्या दिक्कत है? ज़्यादा दिक्कत ये है कि अगर हम प्रोविजन ज़्यादा बनाएंगे कि हमारा ज़्यादा पैसा मर सकता है, तो ये एक्सपेंस भी होता है, एक्सपेंस से प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट से टैक्स कम हो जाता है, तो लोग टैक्स बचाने के लिए बना सकते हैं ज़्यादा प्रोविजन। कभी कभी कंपनी को लोन लेना होता है तो ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना होता है, ऐसे में कंपनी वाले बहुत कम प्रोविजन बनाते हैं ताकि प्रॉफिट ज़्यादा दिखे और लोन आसानी से मिल जाए। तो लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट कर लेते हैं जहाँ पे उनके पास ऑप्शन होते हैं जजमेंट के। ऑडिटर का काम यही होता है कि ऐसे करने से रोका जाए, जो सही रेट है वही लगा, ना ज़्यादा ना कम। क्लियर हो गई बात? यस। पॉइंट नंबर डी पर आ गए जी हम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश तो सर हमें पता है कि जो नोट है कैश है, और कैश इक्विवेलेंट मतलब जो कैश के जैसा। चेक्स, बैंक बैलेंस, चेक इन हैंड, कस्टमर से चेक मिल गया और हमने अभी तक बैंक में जमा नहीं कराया। ड्राफ्ट क्या है? बैंक से लिखवाया हुआ चेक, यस बैंक का ड्राफ्ट ध्यान है जी। व्हाट इज द ड्राफ्ट सर? सर हम किसी को चेक देते हैं और हमें डाउट रहता है, मतलब हम किसी से चेक लेते हैं अगर, तो हमें डाउट रहता है कि चेक बाउंस भी हो सकता है, तो हम सामने वाले से कहते हैं कि आप बैंक से चेक लिखवा करके लाओ। उस चेक को बैंक ड्राफ्ट कहते हैं या डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं, डीडी कहते हैं। तो वो हमारे पास डीडी ड्राफ्ट रखे हुए हैं, तो वो भी हमारी एसेट है, हम उसको एंडोर्स कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, या जब चाहे बैंक में जमा कर सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी, सर कुछ कंपनियों के ऐसे शेयर्स होते हैं जो लगभग बढ़ते ही बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी कंपनी हो गई, एशियन पेंट हो गया, इनके शेयर्स जनरली लगभग बढ़ते ही। तो मान लीजिए किसी से हमारे डेटर से पैसे आ गए, सपोज 4 करोड़ रुपए आ गए, और क्रेडिटर को पैसे देने 15 दिन के बाद, तो भी पैसे क्यों दें? उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, 15 डेज में अगर मान लो आधा % भी बढ़ गया तो भी ठीक ठाक कमा लिए। तो अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो वो भी कैश के जैसा ही है। हम जैसे ही शेयर्स को बेचने पे क्लिक करेंगे तो थोड़े टाइम के अंदर हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो वो कैश के जैसे ही तो हुआ। मार्केटेबल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं सर? शेयर और डिबेंचर दोनों कंबाइंड। सिखाते हैं सिक्योरिटी क्यों बोलते हैं इसको? कि सर जब एक इन्वेस्टर कंपनी में पैसा देता है, बदले में कंपनी वाले उसको एज अ सिक्योरिटी वो शेयर सर्टिफिकेट देते हैं कि हम एज अ सिक्योरिटी आपको ये दे रहे हैं कि आपका पैसा हमारी कंपनी में है, जब कंपनी बंद होगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो सिक्योरिटी वर्ड शेयर और डिबेंचर दोनों के लिए कलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है। जो एसपीआर पढ़ा हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसका पहले नाम अलग था, शेयर प्रीमियम रिजर्व अलग था और डिबेंचर प्रीमियम रिजर्व अलग था, तो इसे कंबाइन कर दिया गया और शेयर और डिबेंचर की जगह एक सिंगल वर्ड सिक्योरिटी रखा गया। तो जो ये है मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब शेयर डिबेंचर खरीदे हम हमने ऐसे जो इजीली मार्केटेबल है, जो इजीली सेलेबल है, इजीली सेल कर सकते हैं। डिपॉजिट्स अप टू 3 मंथ, सर कोई बैंक में मेरा ऐसा पैसा जमा है जो 3 महीने के अंदर अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने एफडी कर रखी है बैंक की, 5 साल की एफडी करी थी, अब उसे मैच्योर होने में सिर्फ 2 महीने रह गए, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर लिखी, वो भी कैश के जैसे ही है, तो 2 महीने पैसा ही क्या वो समझो, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस, ये हमने पढ़ा था सर लॉन्ग टर्म एडवांसेस में कि मैंने किसी को लोन दे रखा है और उससे पैसे मिल जाएंगे अप टू 12 मंथ, या फिर मैंने किसी को ऐसा सिक्योरिटी दे रखी है, एडवांस पैसा दे रखा है और वो भी अप टू 12 मंथ मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने मशीनरी बनाने का ऑर्डर दिया और एडवांस दे दिया, वो इधर आएगा। मैंने गुड्स खरीदने हैं और गुड्स सप्लायर के पास है नहीं, मैंने एडवांस दे दिया उसको कि मेरे टाइप के गुड्स बनाओ, तो वो भी इधर आएगा। एडवांस देना है और अप टू 12 मंथ को सेटल हो जाएगा। F पॉइंट जी एक्सेट्रा वाला पॉइंट है, जिसके लिए स्पेशल हेडिंग नहीं बनी, जो टोटल 5 हेडिंग्स में नहीं आएगा, जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो इन्वेंट्री नहीं है, जो ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म एडवांसेस नहीं है, वो बचा हुआ अदर करंट असेट्स के अंदर, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। क्लियर हो गई जी बात? यस Yes, sir.
सर मैन्युफैक्चरर के यहाँ गुड्स कितने टाइप के होंगे और एक ट्रेडर के यहाँ? ट्रेडर दो होते हैं, एक होलसेलर और एक रिटेलर। दोनों को ट्रेडर कहते हैं। ट्रेड मींस बाय एंड सेल, खरीद करके बेचने को ट्रेडिंग कहते हैं। चाहे वो बल्क में हो तो होलसेलर और स्मॉल क्वांटिटी में हो तो रिटेलर। मैन्युफैक्चरर जो गुड्स रॉ मटेरियल खरीदता है उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाता है और फिर उसको बेचता है। सर मैं अगर इसके यहाँ अकाउंटेंट हूँ तो मुझे गुड्स मिलेंगे तीन टाइप के। रॉ मटेरियल, सपोज मार्कर बनाने की फैक्ट्री है तो प्लास्टिक और इंक वो खरीदेगा ही तो उससे मार्कर बनाना चालू करेगा। मार्कर सर बन के बिल्कुल रेडी हो गए, फिनिश्ड गुड्स। और देखो हम पहली बात है हम स्टॉक से डेली थोड़ी चेक करना। अकाउंटेंट स्टॉक कब चेक करेगा? 31 मार्च को, क्योंकि 31 मार्च को हमें बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक लिखना है। ठीक बात है, तो उसी दिन चेक किया जाएगा। तो उस दिन जब मैं सर फैक्ट्री में जाऊंगा, गोदाम में जाऊंगा, जहां जहां स्टॉक रखा है तो वहां जाकर मैं सारा स्टॉक काउंट करूंगा। ऑब्वियसली अकाउंटेंट खुद नहीं जाएगा, जो भी फील्ड बॉय रखे होंगे वो काउंट करेंगे। तो फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी मिलेगा, ये तो 12 महीने रखा रहता है। ये बस होता है सर रॉ मटेरियल तो फिनिश गुड्स बन गया होगा तो यही मिलेगा तो मिलेगा ही नहीं, ऐसा थोड़ा ना। तो रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं बहुत सारा, थोड़ा थोड़ा गुड्स बनता रहता है। जैसे रॉ मटेरियल थोड़ा सा कम रह गया और मंगा लिया, ऐसा ही होगा। तो रॉ मटेरियल पक्की बात है 12 महीने रखा रहता है, 31 मार्च को भी होगा। तो कुछ ना कुछ मार्कर भी रेडी होंगे। इतना हमारा गोदाम में स्टॉक ही नहीं बिल्कुल भी। काफी हद तक स्टॉक हम ऐसा भी रखते हैं कि बना करके रेडी रख दिया, कस्टमर कभी भी फोन करके मंगा सकता है तो हम तुरंत भेज देंगे उसको। ठीक बात है, तो ये भी पक्की बात है 12 महीने रहते होंगे। ये भी हमारी इन्वेंट्री का पार्ट है, ये भी इन्वेंट्री का पार्ट है। दोनों जितने भी रुपीस में होंगे दोनों के दोनों बैलेंस शीट में आएंगे। मतलब 11th क्लास में तो सर हमने इतना नहीं पढ़ा था, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख रुपए, काम खत्म। अब क्लोजिंग स्टॉक में भी काफी सारे आइटम होती है, ये पढ़ना है। 5 लाख रुपए कैसे आया टोटल, इन सबका टोटल करेगा। ठीक सर, रॉ मटेरियल मतलब प्लास्टिक इंक एग्जांपल दिया मैंने। फिनिश गुड्स मतलब मार्कर रेडी हो गया। एक बीच की आइटम भी हो सकती है कि सर कैप नहीं बनी, बाकी का मार्कर बन गया। क्योंकि मशीन के अंदर ये थोड़ा ना कि एक ही मशीन ऐसी होगी जिसमें प्लास्टिक डाली मार्कर निकल गया बाहर। प्रोसेस होगा पूरा, एक चीज के अंदर कुछ शेप बनाई जाएगी, फिर अलग मशीन में कैप बनाई जाएगी, एक मशीन उसको शेप का प्रॉपर शेप देगी, उसके ऊपर पॉलिथीन लगाई जाएगी, पैकिंग करी जाएगी। मतलब फिर रेडीमेड होने में, बिल्कुल रेडी होने में टाइम लगेगा। तो 31 मार्च को जब जाएंगे हम स्टॉक काउंट करने के लिए तो कुछ प्लास्टिक इंक रखी है कच्चा माल, कुछ रेडीमेड रखे हैं जो बिल्कुल रेडी होकर गुड्स रखे हुए हैं, और कुछ आधे अधूरे मार्कर बन के रखे हुए। आधे अधूरे बोलेंगे जी, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। तो सर 3 टाइप का स्टॉक मिलेगा हमको मैन्युफैक्चरर के यहाँ, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ठीक, अच्छा। तो मैं अकाउंटेंट हूँ ट्रेडर के यहाँ, तो मुझे कितने टाइप के स्टॉक मिलेंगे? सर एक सर एक ही मिलेगा। फिनिश्ड गुड्स। सर एक ही टाइप का स्टॉक मिलेगा, फिनिश गुड्स। क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं होता इसके यहाँ, वो WIP नहीं होता, ये सीधा रेडीमेड मार्कर खरीद करके उन्हीं को बेचता है। क्लियर है बात? यस सर। लेकिन सर फिनिश गुड्स ना, ये वर्ड जो है, ये वर्ड ये डिपिक्ट कर रहा है कि मैंने गुड्स रेडी करें, फिनिश करें। फिनिश गुड्स, ये गुड्स रेडी होकर के बिल्कुल फिनिश हो गए, कंप्लीट हो गए, रेडी हो गए, कोई इसमें कुछ फिनिशिंग नहीं बची। फिनिश गुड्स वर्ड ये डिपिक्ट कर रहा है। और इसने कोई गुड्स थोड़े ना खरीदे हैं, सॉरी मतलब इसने कुछ तो ना बनाए हैं जो इसको फिनिश करें। तो फिनिश गुड्स वर्ड सूट नहीं करता है ट्रेडर को। परचेज स्टॉक यहाँ पर इस नाम से लिखा जाता है इसको। ट्रेडर के यहाँ जो फिनिश गुड्स होते हैं, जो बिल्कुल रेडी गुड्स होते हैं, उसको फिनिश गुड्स ना बोल करके स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। ये फिनिश गुड्स ही हैं, बस फिनिश गुड्स ये इंडिकेट करता है कि इसको हमने ही गुड्स रेडी करा है। स्टॉक इन ट्रेड ये वर्ड इस्तेमाल बताता है कि ये गुड्स हमारा खरीदा हुआ रखा है। स्टॉक इन ट्रेड क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये सामान रखा हुआ है हमारे पास, खरीदा हुआ है। फिनिश गुड्स इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये हमारे पास सामान रखा हुआ है, बनाया हुआ है। क्लियर हो पा रही है? तो सर मैं ट्रेडर के अकाउंटेंट हूँ तो एक ही टाइप के गुड्स मिलेंगे, स्टॉक इन ट्रेड। मैन्युफैक्चरर के अकाउंटेंट हूँ तो 3 टाइप के गुड्स मिलेंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ठीक, चौथा टाइप देखिए क्या, ये पॉसिबल है कि एक मैन्युफैक्चरर जो चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है साथ में कुछ चीज ट्रेड भी कर सकता है।
तो जैसे कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ मार्कर की, जो कस्टमर्स जो होलसेलर्स मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मुझसे मार्कर्स खरीदते हैं, वो डिमांड करते हैं डस्टर की भी। लेकिन मेरा अभी कोई प्लान नहीं है डस्टर की फैक्ट्री खोलने का। मैं चाहता हूँ कि अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए डस्टर परचेज करके बेचा करूँ, अगर अच्छा काम चल गया तो फैक्ट्री डाल लूंगा इसकी। तो मेरे पास एक मैन्युफैक्चरर के पास जो खुद बनाता है उसकी तो 3 आइटम, और जो खरीद करके बेचता है उसका नाम तो वही है जो पहले था, Stock in trade. स्टॉक इन ट्रेड। तो मैन्युफैक्चरर की मैं अकाउंटेंट हूँ जो कुछ चीजें बना करके बेचता है और कुछ चीजें खरीद करके बेचता है। तो उसके यहाँ 4 टाइप के गुड्स होंगे। अगर मैं ट्रेडर के यहाँ गुड्स हूँ तो पक्की बात है एक ही टाइप के गुड्स होंगे। है तो समझ पा रहे हैं जी? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. इन्वेंट्री के अंदर पढ़ रहे हैं जी हम। करंट असेट्स में जो बी पॉइंट है, इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। अभी 4 ही पढ़ा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. कुछ नोटिंग करेंगे आप लोग इसमें तो कर सकते हैं जी। मूड तो नहीं लग रहा आप लोगों का? Sir, समझ गया. सर ये कंपनी है ए लिमिटेड और यहाँ कंपनी है बी लिमिटेड। 28 मार्च 2021 को बी लिमिटेड ने इनसे सामान मंगाया है, ये सेलर है, और इन्होंने ट्रांसपोर्ट में जो है सामान लोड करके इनके पास पहुंचने के लिए भिजवा दिया। इनके पास जो सामान रिसीव हुआ वो 5 अप्रैल 21 को रिसीव हुआ। यहाँ से गुड्स चले 28 मार्च को और यहाँ गुड्स पहुंच गए 5 अप्रैल को। अब सर बैलेंस शीट की डेट आ गई 31 मार्च को। अब ये स्टॉक किसी के भी गोदाम में नहीं रखा, ना ए लिमिटेड के और ना बी लिमिटेड के। तो क्या करना चाहिए? इसको एज अ स्टॉक रिकॉर्ड करें, ना करें? अगर करें तो किसके बुक्स में करें और किसके नाम से करें? कंफ्यूजन समझ पा रहे हैं जी आप? Yes, sir. ये सर स्टॉक जो है वो गोदाम में है ही नहीं, वो रास्ते में है। ये रिकॉर्ड इसलिए नहीं करना चाह रहा, मुझे तो मिला ही नहीं अभी तक, मेरे पास तो गुड्स आए ही नहीं, मैं रिकॉर्ड क्यों करूँ? और ये कहता है जी मैंने तो गुड्स बेच दी, मेरे पास से तो चले गए, मैं रिकॉर्ड क्यों करूँ? तो आंसर सुनिए जी, आंसर क्या है इसका? इसका आंसर एक्चुअल में जो है वो लॉ सब्जेक्ट के अंदर है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1960 पढ़ेंगे आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंदर। जिस टाइम ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है उसी टाइम लीगली बायर ओनर बन जाता है और सेलर ओनर नहीं रहता। तो जिस टाइम इसका ऑर्डर आए और उन्होंने बिल बना करके ट्रांसपोर्ट कंपनी को जैसे ही हैंडओवर करा, आई रिपीट, जैसे ही सेलर ने सारा सामान ट्रांसपोर्ट कंपनी को हैंडओवर करा, सामान भी और बिल भी, उसी टाइम से इसकी ओनरशिप हट गई और इसके पास ओनरशिप पहुंच गई उसी टाइम पर। भले इसके पास सामान पहुंचा नहीं है लेकिन ओनरशिप इसके पास पहुंच गई। मतलब ओनरशिप से क्या मतलब हो गया? सुनिए क्या मतलब हो गया। सर रास्ते में मान लीजिए ट्रांसपोर्ट वाले से वो गुड्स चोरी हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो उस केस में कंपनी, इस कंपनी का लॉस है। ये कंपनी वाले ट्रांसपोर्ट वाले पर केस करेंगे कि भाई तुम्हारी गलती से हमारे गुड्स चल गया, तुम पैसे दो हमारे। ये कंपनी वाले तो अपने पैसे पक्का लेंगे। तो ये तो कहेंगे हमने ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दिया, वो इंडिपेंडेंट पार्टी होती है। मतलब ये ऐसे नहीं बोलेगा मुझे तो मतलब नहीं, मेरे को सामान मिला ही नहीं, मेरा लॉस नहीं है कुछ, तुम देखो मेरे पास सामान आएगा तब मालूम। ऐसा नहीं कह सकता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? Yes. जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनी को पता है इसका रीजन क्या है, थोड़ा कुछ गलत लग रहा हो, सर ये क्या बात, इसको सामान मिला ही नहीं, Yes. तो इसलिए बताया तो इसके सामान लाने की कायदे में क्या होना चाहिए था, ये इसकी शॉप पर आता और अपने ट्रक में सामान रखवाता। समझ पा रहे हो बात? Yes. तो ये तो उसकी हेल्प कर रहा है, इसके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का तो उसकी हेल्प कर रहा है ना। समझ आ रही बात? इस लॉजिक को सोचते हुए लॉ बनाया हुआ है कि जैसे ही ट्रांसपोर्ट कंपनी को गुड्स हैंडओवर कर देगा तो सारा जो है समझ लो इसी के यहाँ समझ लो उसी टाइम परचेज की एंट्री होती है, ओनरशिप इसकी होती है। समझ पा रहे हैं इस बात को? Yes, sir. तो गुड्स की ओनरशिप इसके पास है। 31 मार्च को इसको परचेज की एंट्री भी रिकॉर्ड करनी है। ये क्रेडिटर हो गया, ये वाली कंपनी ये भी रिकॉर्ड करेगा, और क्लोजिंग स्टॉक है वो, तो उसको स्टॉक में भी रिकॉर्ड किया जाएगा इन्वेंटरी के अंदर। नाम होगा इसका गुड्स इन ट्रांसिट। गुड्स इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट, ये इसकी एसेट बनेगी इस नाम से, जो स्टॉक हमारा रास्ते में रखा। इसी के अंदर जो लास्ट वाला पॉइंट था
गुड्स इन ट्रांजिट, ये वाला पॉइंट होगा। क्लियर हो गई ये बात? Yes, sir. ध्यान रहेगा। बी पॉइंट के अंदर दो आइटम्स और बची, स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स। समझते हैं क्या चीज है ये? सर ये आइटम स्टॉक है नहीं एक्चुअल में, पूरी बैलेंस शीट के अंदर इकलौते ये दो आइटम ऐसे हैं जिसको ना कोई जगह नहीं मिल पाई, इसलिए उसको यहाँ रखते हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर्स में वो आइटम आती है जो कंज्यूमेबल आइटम होती है, जैसे कि ऑयलिंग या मशीनरी के अंदर जो ग्रीसिंग की जाती है, ऐसी आइटम जो होती हैं जो कंज्यूमेबल आइटम होती हैं, उसको इन्वेंट्री के अंदर रखा होगा, उसके लिए और कोई जगह नहीं मिलेगी। लूज टूल्स के अंदर जैसे कि प्लास, जो टूल किट आती है, जैसे स्कूटर में भी टूल किट साथ में आती है, ऐसी आइटम। बिल्कुल सही। अब कंपनियों में क्योंकि हैवी मशीनें होती हैं तो ये भी मतलब कॉस्टली आती है ये चीज़ें, और ज़्यादा बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बल्क में ली जाता है, इनकी एक दो आइटम खरीदी जाएंगी, तो उन आइटम्स को बोलते हैं कि स्टोर्स एंड स्पेयर, कंज्यूमेबल आइटम। और लूज टूल जैसे कि प्लास बताया मैंने, उसके लिए और कोई जगह नहीं है, इन्वेंट्री में नहीं आना चाहिए। इसका पूरा आंसर है जी बिल्कुल। सर इन्वेंट्री कहाँ से हो गई है? उसको सुनना बेचना है हमको, इन्वेंट्री तो उसे कहते हैं इसको बेचने के लिए रखते हैं, तो यहाँ पर इलॉजिकल है बिल्कुल आना, लेकिन इसकी यही जगह रखी है क्योंकि और कोई बेस्ट सूटेबल इसके लिए जगह नहीं है, तो ये आंसर है। बताइए करंट असेट्स के अंदर कौन सी आइटम रह गई है? सारी हो गई। नॉन करंट में रह गया सिर्फ और सिर्फ डेफर्ड टैक्स असेट। क्वेश्चंस करते हैं हम अभी, डेफर्ड टैक्स डिस्कस करेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ गए जी, जो आइटम रह गई थी तुरंत बताएं मेरे को फटाफट से। पहली आइटम पहला हो गया था। पॉइंट नंबर 2 पे आ गए जी, लूज टूल्स, फटाफट से बता दीजिए। हेडिंग करंट असेट्स, सब हेडिंग इन्वेंट्री, लिखते साथ साथ हेडिंग में करंट असेट्स और सब हेडिंग में इन्वेंटरीज। आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद से आगे बढ़ते रहो। मैं 0.5 करूं तो आप 0.78 होने चाहिए। मुझे पढ़ाने नहीं, पढ़ा चुका, मैं पढ़ाना था तो प्रैक्टिस चल रही। कौन सा पॉइंट इसके बाद? थर्ड पॉइंट, बैलेंस विद बैंक। फटाफट से बताइए। हेडिंग करंट असेट्स, सब हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट में आप सी एंड सीई ऐसे लिख सकते हो। फिलहाल एग्जाम में फॉर्म लिखनी होती, सी एंड सीई शॉर्ट में लिख दीजिए। और कौन सा पॉइंट रह गया जी? स्टोर्स एंड स्पेस बताइए जी। करंट असेट्स के अंदर इन्वेंटरीज, Mining rights. Mining rights. क्या है ये माइनिंग राइट्स? माइन वर्ड इस्तेमाल करते हैं जी खान को, जैसे कोयले की खान, उसके लिए माइन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। माइनिंग मतलब माइनिंग करना, मतलब एक्सट्रैक्ट करना। जो जगह होती है वो गवर्नमेंट की होती है। यहाँ कोयले की खान है सपोज, वहां से कोल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कोल माइन से, तो जगह जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे में? टेंडर इशू करती है कि हमारी कोल माइंस है और ये हम माइनिंग राइट्स अपने हम सेल कर रहे हैं, लीज दे रहे हैं पर ईयर, या पर ईयर का हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनता है इसका, या 5 इयर्स के लिए या 3 इयर्स के लिए। तो लोग अप्लाई करते हैं, इसमें टेंडर भरते हैं, प्राइवेट कंपनी जो इस काम में डील करती है। सपोज 5-6 कंपनियों का टेंडर आया, कोई कंपनी कहते हैं जी हमें दे दो 5 साल के लिए, हम 50 करोड़ रुपए देंगे। कोई कंपनी 60 करोड़ का ऑफर देती है, 70 करोड़ का ऑफर देती है। जो ज़्यादा ऑफर होगा गवर्नमेंट उसको टेंडर दे देगी, तो गवर्नमेंट उससे पैसा ले लेगी और कहेंगे 5 साल के लिए ये जगह आपकी हो गई, सारा कोयला निकालो, उसमें से जितना भी निकाल सको आप निकालो, आपकी। हो सकता है 6 महीने बाद कोयला खत्म हो जाएगा उसमें, ये भी हो सकता है। जो होता है 5 साल में भी बचा हुआ है और एक और, ये भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने फिक्स पैसे ले लिए, अब गवर्नमेंट कहते हैं खुद चेक कर लो अपने हिसाब से, इसमें कितनी, इस जगह में कितनी वैल्यू है, कितनी वर्थ है। समझ में आ रही है बात? Yes, चलिए, तो अभी हम क्या हैं सर? अभी हम अकाउंटेंट हैं उस कंपनी के जिसने गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं और 5 साल के लिए माइन करने का अधिकार खरीद लिया। तो ये हमारे लिए एसेट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट, जैसे कॉपीराइट होता है, जैसे ट्रेडमार्क के पैसे देते हैं, वैसे ये दे रहे हैं पैसे। मोर देन 1 ईयर अगर चलेगा तो डेफिनेटली सर ये एनसीए के अंदर आएगा। अगर हमने 1 साल के पैसे दिए तो Current assets. तो एसेट में क्यों आएगा, एक्सपेंस में आएगा। क्या? अगर हमने 1 साल के पैसे दिए हैं तो एक्सपेंस में ही आएगा फिर तो। पहले मैंने पैसे दिए और 1 साल का एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो एक्सपेंस ही हो गया ना वो तो।
फिर प्रेजम्पशन क्या होगी? प्रेजेंट नॉन करंट एसेट, प्रेजम्पशन होगी नॉन करंट एसेट। तो ये एसेट्स के अंदर आएगा, लेकिन कहाँ आएगा सर एसेट्स के अंदर? लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के अंदर इंटेंजिबल एसेट। तो सर सब हेडिंग के अंदर भी चीजें होती हैं। हेडिंग नॉन करंट एसेट, सब हेडिंग intangible assets under fixed assets। हेडिंग नॉन करंट एसेट, सब हेडिंग फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट के अंदर भी सब हेडिंग है इंटेंजिबल एसेट। तो हम सब हेडिंग को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि हम दोनों सब हेडिंग एक्सप्लेन कर पाए, हम दोनों ही सब हेडिंग एक्सप्लेन कर पाए, इस तरीके से इसे एक्सप्लेन करेंगे। एक बार देखते हैं जी एसेट साइड में 171 पेज पर आ जाएगी। फिक्स्ड एसेट के अंदर 4 कैटेगरी दिख रही है आपको। पहले वाली कैटेगरी का नाम क्या है? टेंजिबल एसेट। इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। अच्छा मुझे बताइए कि मैंने बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग बनाने के लिए डेली खर्चा हो रहा है, कभी लेबर को पैसे दे रहे हैं, कभी सीमेंट आ रहा है, कभी ईंटें आ रही हैं, तो उन सब की जर्नल एंट्रीज क्या होती है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब तक एक एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं। हम वेजेस अकाउंट नहीं डेबिट करेंगे, सीमेंट अकाउंट नहीं डेबिट करेंगे, हम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे। तो साल के एंड में एक आधी अधूरी सी बिल्डिंग है हमारे पास, तो उसको टेंजिबल एसेट्स के अंदर लिखें बिल्डिंग, लेकिन रियलिटी में वो बिल्डिंग है ही नहीं अभी तक। तो उसके लिए भी स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है कि जो बिल्डिंग अभी बन रही है। सेकंड हेडिंग उसके लिए, थर्ड वाली हेडिंग उसके लिए वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड वाली हेडिंग में क्या आएगा कि जो फिक्स्ड एसेट्स बन रही हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं, अनफिनिश्ड है, तो वो थर्ड वाली कैटेगरी के अंदर आएंगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ध्यान रहेगा? यस सर। चलिए सर, एग्जाम में बड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि इससे मिलता जुलता है एक और नाम, वर्क इन प्रोग्रेस। वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? गुड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सर क्वेश्चन में अगर वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हो तो आंसर क्या रहेगा? हेडिंग करंट एसेट्स, सब हेडिंग इन्वेंटरी। ध्यान है? तो इसका क्या था? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। तो सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हो मतलब गुड्स बन रहे हैं, आधे अधूरे गुड्स हैं, बिल्डिंग नहीं आधी अधूरी, तो वो करंट एसेट के अंदर इन्वेंटरी में आएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमें माइंड में इमेजिन करना है कि बिल्डिंग आधी अधूरी है, ये गुड्स आधे अधूरे नहीं। तो कैसे लिखेंगे सर इसको? हेडिंग के अंदर नॉन करंट एसेट और सब हेडिंग के अंदर कैसे लिखेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अंडर फिक्स्ड। समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा, सेकंड पॉइंट है इसका इंटेंजिबल एसेट। गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सब खरीदे हुए हैं, इंटेंजिबल एसेट है। और अगर कोई इंटेंजिबल एसेट बन रही है तो लास्ट वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट, इंटेंजिबल एसेट अंडर लो। कोई रिसर्च वगैरह चल रही है सर, ये समझ पा रहे हो? रिसर्च इन दो वर्ड को हमने सुना है जी, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन दो वर्ड का डिफरेंस बताएं। इन दो वर्ड को मैं स्प्लिट करता हूं तो अलग अलग मीनिंग बताएं मेरे को इसका। व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? तो किसी चीज को सर रिसर्च मतलब जो चीज हो चुकी है उसको दोबारा उस पर काम किया जाए, और डेवलपमेंट मैंने उसको नए जनरेट करना है। वो चीज ओके, ट्राई करें। रिसर्च मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना है, रिसर्च मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना, इंफॉर्मेशन उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। लेना। अच्छा, और डेवलपमेंट? डेवलपमेंट उस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करना। और कोई आंसर? चलिए सुनते हैं सर। व्हाट इज रिसर्च? हम एक्सपेंस कर रहे हैं किसी ऐसी नई इन्वेंशन पे जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, उस पर जितना भी एक्सपेंस होता रहता है हम उसे रिसर्च एक्सपेंस के नाम से लिखते हैं, और सारा एक्सपेंस मानते हैं, एसेट नहीं मानते। एक बात, रीजन क्या होता है सर? रिसर्च तो लाखों होती रहती, डेली बेस पर होती रहती,
इसको एसेट मानेंगे और नहीं बन पाई, अगर वो रिसर्च फेल हो गई तो सारा पैसा तो गया, कोई एसेट बनी ही नहीं। इसलिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी खर्चा है उसको एक्सपेंस मानो। रिसर्च को एक्सपेंस मानते हैं। क्या चीज होती है सर रिसर्च? नई आइटम की इन्वेंशन पे एक्सपेंस होना। ठीक, तो रिसर्च समझ में आ गया। सर व्हाट इज डेवलपमेंट? सर रिसर्च सक्सेसफुल हो गई, रिसर्च मान लीजिए सक्सेसफुल हो गई, अब हम उस रिसर्च को अब कॉमर्शियलाइज रूप में डेवलप कर रहे हैं। दिस स्टेज इज डेवलपमेंट स्टेज। यहाँ से एक्सपेंस को हम एसेट बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ से अब हम एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं मानते, क्योंकि अभी एसेट है, डेवलप हो गई है, डेवलप होने में उसका कई साल लग जाए, तो सारे को खर्चे को जोड़ते रहेंगे, एसेट मान लेंगे, फिर जैसे जैसे इनकम होती रहेगी एक्सपेंस को बांटते रहेंगे टुकड़ों में। तुम्हारी ये बात। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये मान लिए इंटेंजिबल एसेट है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि अभी तक प्रोसेस चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, हमारे डेवलपमेंट स्टेज पर है, अभी डेवलपमेंट स्टेज पर, रिसर्च स्टेज पर उसका एसेट में नहीं होती, तो एक्सपेंस मान लेते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चारों पढ़ लिए जी हमने। फील्ड रिसर्च के अंदर 4 हेडिंग है: टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल एसेट्स एंड द। वापस आ गए जी हम। पॉइंट नंबर कौन सा था? 7 हो गया है ना? 9 पर आ गए जी। व्हीकल्स बताइए फटाफट से। लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, कार वगैरह आ गई इसके अंदर, तो नॉन करंट एसेट लिखेंगे इसके आगे। इसके आगे लिख लीजिए हेडिंग में नॉन करंट एसेट। सब हेडिंग में क्या लिखेंगे बताइए? टेंजिबल एसेट्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स। पॉइंट नंबर 10 बताइए फटाफट से। करंट एसेट्स के अंदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट्स के अंदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। 12 पॉइंट बताइए फटाफट से। करंट एसेट्स हेडिंग में लिखेंगे करंट एसेट्स। सब हेडिंग में बोल रहा हूं मैं, जो सुनो वो लिखना। हेडिंग में लिखिए पहले करंट एसेट्स, सब हेडिंग में लिखिए शोन एज डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। सब हेडिंग में क्या लिखेंगे? शोन एज डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। मैं बताया था जो भी आइटम माइनस होकर के आती है ना, उसको हम प्रॉपर बताते हैं बात की माइनस होकर दिखाई जाएगी। ठीक है? तो शोन एज डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट प्रपोज्ड निष्कासन तो पढ़ेंगे जी आगे। 2016 पॉइंट पर आ जाइए। 16 हो गया। 7 बताइए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बताइए। नॉन करंट एसेट हेडिंग और सब हेडिंग में क्या बोलोगे? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स। देखिए सब हेडिंग के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स। एडीन पॉइंट बताइए। लोन लिया है कि लोन दिया है? लोन दिया एसेट है। ऑन डिमांड का मतलब जब चाहे पैसा मांग सकते हैं तब पैसा मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म वाला हो गया। हेडिंग में करंट एसेट्स और सब हेडिंग में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सब हेडिंग में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। गुडविल हेडिंग के अंदर नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स। आपने लिखना है, आगे वाला लिख लिया। सर लोन दिया है तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो डाउट था तो डाउट ये होता लोन देना इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता था। इन्वेस्टमेंट में कुछ बाय करते हैं तब इन्वेस्टमेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। 20 का आंसर सेम है जी 19 वाला। 21 पे आ जाइए। चेक्स बताइए। करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सारी चीजें पढ़ चुके हैं, हमें कोई चीज नहीं आएगी। तो कॉपीराइट रह गया। मैं बता सेम आंसर कॉपीराइट का बोला था मैंने। टोटल कॉपीराइट का सेम आंसर है। पॉइंट नंबर 23 करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंटरीज। 30 करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंटरी। 31 में चेक कैश इन हैंड। करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
35 ऑफिस इक्विपमेंट, सर करंट नॉन करंट असेट, मशीन तो होती है ये, Yes, sir. पर्टिकुलर टाइप एक पर्टिकुलर काम करने के लिए मशीन होती है, इक्विपमेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इस चीज का ये इक्विपमेंट है। तो नॉन करंट असेट हेडिंग, और सब हेडिंग में क्या लिखेंगे आप? टेंजिबल असेट्स अंडर फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल असेट्स अंडर फिक्स्ड असेट्स। नेक्स्ट करंट नेक्स्ट कौन सा पॉइंट नंबर है? The working 36 पॉइंट मेरी बताइए फटाफट से, ये गुड्स वाला है कि बिल्डिंग वाला है? Goods वाला। गुड्स वाला, क्योंकि कैपिटल वर्ड नहीं लिखा हुआ। Yes, sir. हेडिंग में करंट असेट, सब हेडिंग में इन्वेंटरी। थर्टी सेवन पॉइंट नॉन करंट असेट्स हेडिंग में नॉन करंट असेट, हेडिंग में सब हेडिंग में फिक्स्ड असेट, ये तो खुद ही हेडिंग है, सर वो तो लिखेंगे फिक्स्ड असेट लिखेंगे बस सब हेडिंग में। हेडिंग के अंदर नॉन करंट असेट और सब हेडिंग के अंदर फिक्स्ड असेट, जो उसके अंदर ही आता है। ट्रेडमार्क, डिजाइन्स, इन दोनों का आंसर सेम है, बताइए। हेडिंग में नॉन करंट असेट Intangible assets. और सब हेडिंग में इंटेंजिबल असेट्स अंडर फिक्स्ड असेट्स। इसका छूट तो नहीं क्या, सब लिख पा रहे हैं टाइम से? तो लास्ट वाले को रिपीट करना। ट्रेडमार्क और डिजाइन्स ये सब इंटेंजिबल असेट होती हैं, हेडिंग के अंदर नॉन करंट असेट, सब हेडिंग के अंदर इंटेंजिबल असेट्स अंडर फिक्स्ड असेट्स। अच्छा नेक्स्ट वाला 41 तो बताया नहीं, तो बताऊंगा। ड्राफ्ट्स इन हैंड, ये चेक इन हैंड होता है, Yes, sir. हेडिंग के अंदर करंट असेट्स, सब हेडिंग के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 43 ट्रेड रिसीवेबल्स, बताइए। करंट असेट्स उसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स, वही सब हेडिंग है, वही लिखना पड़ेगा, मैं सब हेडिंग में। एक्रूड इनकम, अर्न कर ली बट रिसीव नहीं हुई, एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट है। करंट के नॉन करंट? करंट, सब हेडिंग अदर करंट असेट्स, कोई स्पेशल हेडिंग नहीं है, हर कंपनी में नहीं होता, इसलिए इसको डाला हुआ है अदर की कैटेगरी। 45 में हेडिंग करंट असेट, सब हेडिंग अदर करंट असेट। 50 पॉइंट नंबर बिल्डिंग्स, नॉन करंट असेट हेडिंग Tangible assets. टेंजिबल असेट्स अंडर फिक्स्ड असेट्स, ये सब हेडिंग। रॉ मटेरियल, करंट असेट्स, ये उसके अंदर इन्वेंटरीज। फिफ्टी 54 और 55 दोनों का आंसर सेम, बताइए फटाफट से। नॉन करंट असेट्स और उसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सिक्योरिटी पे पैसा देते हैं, मतलब एडवांस दे रहे हैं हम। एग्जांपल पढ़ा भी था हमने, नॉन करंट असेट के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये वाली हेडिंग थी। पॉइंट 54 55 दोनों का आंसर सेम रहेगा। हाँ जी, 52 और 53 रहेगा। अच्छा 52 53 इसमें अदर वाला आ जाएगा। Yes, sir. नॉन करंट असेट के अंदर अदर नॉन करंट असेट्स। सर 52 53 सेम है। हाँ क्या है सर आगे? हाँ जी, सब हेडिंग क्या है इसमें? 52 की अदर नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स। फिफ्टी 56 में लिखा है सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो सर ये बीआर भी हो सकता है, ये बीपी भी हो सकता है, तो उसकी दोनों कैटेगरी बनाई जाएगी, दोनों के आंसर लिखे जाएंगे। और प्रिजम्पशन वैसे बीआर की रहती है, अगर ऑप्शंस ऐसे आए तो आपको बीआर प्रिज्यूम करना है, और लिखने वाला आंसर आता है तो एग्जाम में दोनों आंसर लिखे जाते हैं। ये सर बीआर अगर है तो हेडिंग क्या होगी बताइए? करंट असेट, सब हेडिंग क्या होगी? ट्रेड रिसीवेबल। बीआर की हेडिंग करंट असेट, सब हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल, और बीपी की हेडिंग करंट लायबिलिटी, और सब हेडिंग ट्रेड पेबल। प्रीपेड इंश्योरेंस बताइए फटाफट। करंट असेट्स के अंदर अदर करंट असेट,
शेयर्स इन जनरल लिमिटेड इन्वेस्टमेंट प्रिज्यूम की जाती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो एनसीए के अंदर एनसीआई नॉन करंट एसेट्स के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में शेयर्स इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ। यस 61 पॉइंट, जो बिल्डिंग बन रही है अभी बनी नहीं, नॉन करंट एसेट हेडिंग है और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अंडर फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारी सब आइटम। सर सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट टेलीफोन बताना। नॉन करंट एसेट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। रंजी जी बढ़े आगे, पर इसका 65 रह गया बस, और एक रह गया 15 है ना, 15 और 65 और डेफर्ड टैक्स एसेट कैपिटल लायबिलिटी, इसका सर क्लास में